रत्ना नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वो है रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन। अब आपने आज ही न्यूज़ देखा होगा कि जो इजिप्ट में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो समिट चल रहा है फिलहाल, उसमें इंडिया ने अपना जो पहले वाला जो मिशन है वो फिर से दोहराया है। इंडिया ने ये बोला है कि लॉन्ग टर्म में हम लोग लो कार्बन एमिशन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे और उसके लिए जो हमारा फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, वो ग्रीन एनर्जी पे है। और ग्रीन एनर्जी के लिए सबसे बड़ा जो स्टेप इंडिया ने लिया है वो लिया है नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो कि 15 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था लाल किले पे से, जब उन्होंने इंडिपेंडेंस डे का भाषण दिया था। तो दोस्तों जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि इंडिया में हमको 3 कॉरिडोर्स बनाने हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे। हमको ये देखना है कि जो भी ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है उनको हम लोग सपोर्ट करें, फिर वो कॉरपोरेट्स हो या एंटरप्रेनर्स हो, और उनके लिए जो फंडिंग है वो इजीली अवेलेबल करें, उनको बहुत सारी मतलब सुविधाएं दे जिससे वो लोग अपना काम ठीक से कर सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रमोट करे, उसके लिए जो भी उसके बायर्स है उसको इंसेंटिवाइज करे, और जो रेट्स है उसको कैप करने की एक कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के अंडर होगी। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, बहुत लोगों को तो वो भी नहीं पता। तो देखो, जो हाइड्रोजन है उससे जो एनर्जी मिलती है वो बाकी के जितने भी फ्यूएल्स है उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। तो हम लोग इंडिया में तो आपको पता है कि फॉसिल फ्यूएल पे हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इंडिया का जो भी एनर्जी नीड है उसमें सबसे ज़्यादा जो नीड मीट होता है वो कोल से होता है। तो 55% हम लोग कोल से एनर्जी लेते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पे, यू ऑल नो कि कोल थर्मल पावर यहाँ पे ज़्यादा है, हाइड्रो पावर बाद में आता है, और अब थोड़ा बहुत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग झुक रहे हैं। बट फॉसिल फ्यूल इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। तो सेकेंड जो हाईएस्ट जहाँ पे हमारा रेवेन्यू जाता है वो जाता है क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे। तो जितना हम लोग टोटल हम लोग इंपोर्ट करते हैं एनर्जी सोर्सेस, उसमें का 85% पैसा जाता है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो जस्ट इमेजिन कि ये फॉसिल फ्यूल का हम लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करते जा रहा है, और ये जो फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेस है वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए तुरंत ही इमरजेंसी बेसिस पे अल्टरनेट जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसके ऊपर हमने यहाँ पे फोकस किया है। दोस्तों, आपको सबको पता है कि पिछले 2 डिकेड में इंडिया और चाइना को हमेशा ब्लेम किया गया है कि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होता है, उसके वजह से क्लाइमेट चेंज के लिए आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। और उसके एवज में हमने देखा रहेगा कि पिछले 1 डिकेड से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें। उसमें हमने देखा रहेगा कि विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी पे हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं। सोलार एनर्जी में तो हम लोग टॉप 3 में से एक कंट्री है जो सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो साउथ एशिया का जो रोल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वो काफ़ी अच्छा रहा है। आपने बीच में ही देखा रहेगा जो ESG नॉर्म के तहत चाइना ने भी वहाँ का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की कोशिश की है, जिसके वजह से वहाँ पे मेटल सेक्टर के स्टॉक्स काफ़ी गिरे थे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रिकल फर्नेस है वहाँ पे उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ पे हम लोग कैसे जो कार्बन एमिशन है वो कम करें। तो ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव है वो इंडिया भी ले रही है, चाइना भी ले रही है। और इंडिया के पास आप देखो तो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि इंडिया में जो मतलब सन और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो पहले से इतना हमने करके रखा है कि अगर ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हमको बढ़ना है तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हमको काम में आएंगे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन है आपको पता है कि ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ता है, तो वाटर को यूज़ करना पड़ता है।
तो अगर हम लोग सी वाटर यूज़ करते हैं तो उसको डिसलाइन करना पड़ता है, और अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो उससे भी हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं। लेकिन जो बाकी के रिसोर्सेज है वो हमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए लगते हैं, तो मोस्टली कोशिश ये होता है कि सी वाटर को यूज़ करके हाइड्रोजन बनाया जाए। तो ये जो हाइड्रोजन बनता है वो वाटर को स्प्लिट करने से बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो फिर जो हॉस्पिटल्स है या जो मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे भेजा जाता है, और जो हाइड्रोजन है फिर उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके, जिसको हम लोग ग्रीन अमोनिया कहेंगे, उसे लिक्विडिफाई करके सिलेंडर में भरा जाता है और जिस इंडस्ट्री को उसको पहुंचाना है वहाँ पे पहुंचाया जाता है। तो आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में 7 मेट्रिक टन तक है, लेकिन उसका जो डिमांड है आगे जाके 11 मेट्रिक टन पे होगा। तो इसमें का जो मैक्सिमम जो बनता है, ऑलमोस्ट 90% जो बनता है वो ब्लू हाइड्रोजन होता है, और बचा हुआ ग्रे हाइड्रोजन होता है। सिर्फ 0.03% इलेक्ट्रोलिसिस से यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जहाँ जहाँ पे कार्बन एमिशन होगा, ऐसे हाइड्रोजन से हमको अब टाटा बाय करके ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स उसके लिए लगते हैं वही उसका बहुत बड़ा कॉस्ट है। वहाँ पे 60-70% तो पैसा उसमें जाता है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, उसका जो कॉस्ट होता है वो $3 से $5 पर केजी आता है, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर ब्लू हाइड्रोजन का हम लोग बात करें तो अराउंड $0.5 पर केजी या $1 पर केजी तक जाता है। तो कोशिश बहुत सारा कंट्रीज ये कर रही है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका जो कॉस्ट है वो कम करके $1 पर केजी तक लाया जाए। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ना, उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आती है, जैसे विंड पावर है या जो आपका सोलार पावर है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं होता, और इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन अब जितना अभी 2050 तक हाइड्रोजन बनेगा, उसमें का कोशिश ये है इंडिया का कि अराउंड 3/4 ऑफ द हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन हो। और इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है उसके अंडर बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम चलेगा। इसमें आपने देखा रहेगा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी सरकार के साथ हाथ मिला के काम करेंगे। आपने देखा रहेगा कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी हो, इन्होंने पहले ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट करने का अनाउंस कर दिया है। और वो लोग ने उनके जो कंपनीज है जैसे रिलायंस हो या अडानी एंटरप्राइजेस हो, वहाँ पे पायलट बेसिस पे ग्रीन हाइड्रोजन बनाना शुरू किया है। तो आगे देखिए हम लोग कि इसका आगे चल के क्या होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, बीपीसीएल है, गेल है, एनटीपीसी है, उसके अलावा एलएनटी है, ये सारे इस सेक्टर में उतर चुके हैं। एलएनटी का जो एक्सपर्टीज है वो इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो बनाने में है। तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं कि वही सेक्टर का वो स्टॉक है। तो ये सारे जो कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म में कोशिश करेंगे कि इंडिया को लो कार्बन एमिशन कंट्री बनाए और जिसका फ़ायदा इंडिया को हो। देखो, यहाँ पे सीन ये है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद रशिया ने जो यूरोप की तरफ जाने वाला जो क्रूड ऑयल का जो उनका पाइपलाइंस है उनको बंद कर दिया। उसके बाद वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आया। तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों को पता चल गया कि आगे चल के एनर्जी पे वॉर्स हो गए या एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा कोई भी इकोनॉमी को डेवलप बनाने के लिए। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये मौका है कि वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में मतलब अपने पास भी बनाए और फॉरेन में भी वो लोग एक्सपोर्ट करें। तो उस हिसाब से जो वहाँ पे पोटेंशियल दिखता है उसी को टैप करने के लिए
रिलायंस इंडस्ट्रीज या अडानी जैसे लोग सामने आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पैसा बहुत है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी वही है, जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड्स महंगा आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी ही इतनी महंगी होती है, तो उससे आप हाइड्रोजन बनाओगे तो वो ऑब्वियसली महंगा होने वाला है। लेकिन इजिप्ट का जो समिट है उसमें इंडिया ने बोला है कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग इंडिया को हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि क्लाइमेट फ्रेंडली हम लोग यहाँ पे काम करें। हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि कार्बन का कम से कम एमिशन हो। लॉन्ग टर्म में हम लोग ये फोकस करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी या फिर जो इक्विटी है उसके हिसाब से हमारा ग्रोथ हो। तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी पे हम लोग फोकस कर ही रहते, तो ग्रीन हाइड्रोजन भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है उसके ऊपर मैंने बात करना ज़रूरी समझा। यहाँ पे जो होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से जब हाइड्रोजन बनता है अमोनिया में कन्वर्ट करके उसको ऐसे इंडस्ट्रीज में लेके जाने का यहाँ पे कोशिश चल रहा है जहाँ पे एमिशन, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है, जैसे फर्टिलाइज़र हो, जैसे स्टील हो, राइट, और भी कोई इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे यहाँ पे रिफाइनिंग हो, तो ऐसे सेक्टर्स में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे लेके जाने के बाद ऑब्वियसली उसको गैसीफाई करके ही हम लोग को यूज़ करना पड़ता है हाइड्रोजन। बट जो हाइड्रोकार्बन्स जो बनते हैं वो काफ़ी कम बनते हैं, और उसके वजह से ये जो एनर्जी है उसको हम लोग ग्रीन एनर्जी कहेंगे, या हम लोग इसको एक क्लीन एनर्जी भी कहेंगे। तो इसलिए हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये बनता है, बाकी के भी देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला साउथ एशिया इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और आगे जाके हो सकता है कि वो लोग अपना यहाँ पे दमखम बनाए रखे। तो इंडिया का जो अभी कुछ साल में रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा 11 मेट्रिक टन तक, 2030 तक हमको ग्रीन हाइड्रोजन लगने वाला है। और कोशिश ये है कि 2047 तक अराउंड 25 मिलियन टन्स का ग्रीन हाइड्रोजन का कैपेसिटी बने। सो इट इज़ अ बिग प्लान, क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि हार्डली 7 मेट्रिक टन बन रहा है और हम लोग बात कर रहे हैं 25 मिलियन टन्स की। तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हमने यहाँ पे प्लान्स रखे हैं। उसके अलावा और अगर इसमें से कुछ बताया जाए तो देखो, लार्ज स्केल पे फिलहाल इसका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये महंगा है और इसका ज़्यादा डिमांड भी नहीं है। तो डिमांड नहीं है इसलिए इसका ऑब्वियसली मतलब प्रोडक्शन करके भी कंपनीज नुकसान में जाएगी। इसलिए यहाँ पे कोशिश करना ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो। कोशिश ये करना चाहिए कि कैसे इसको प्रमोट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट ग्रेड का ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया जाए, और कैसे इससे रिलेटेड जो कॉस्टिंग है उसको कम किया जाए। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन जाएगा। अब कौन सी कंपनी इसके लिए क्या प्लान लेके आई है, कहाँ पे वो लोग कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, और फ्यूचर में उनका रिटर्न्स कितना आएगा, ये सब देखने की बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब भी लॉन्ग टर्म वाले प्लान्स होते हैं उसमें कैपेक्स बहुत ज़्यादा जाता है, उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। इसलिए वो जो स्टोरीज है वो स्टॉक्स में इतने जल्दी प्ले नहीं करेगी। ऑब्वियसली आप अडानी एंटरप्राइजेस की बात करो तो वो तो अलग ही लेवल पे चलता है, उसका रीज़न कुछ अलग ही है। पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड वो स्टॉक है, तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गेल है, एनटीपीसी है, जो अच्छा यहाँ पे डिविडेंड भी देती है, ऐसे कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बीपीसीएल और आईओसी से दूर रहिए, क्योंकि बीपीसीएल में जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का जो भूत है वो जब तक उतरता नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि ये प्राइवेटाइज होगा या नहीं, तब तक इसमें ज़्यादा चाल तो मिलने वाली नहीं है। ये स्टॉक स्लोली चलेगा, चल भी सकता है लेकिन ज़्यादा रिटर्न इसमें हमको मिलेगा नहीं। सो फोकस ऑन कंपनीज जो यहाँ पे मतलब फाइनेंशियली स्टेबल है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, और जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। बहुत ज़्यादा
वैल्यूएशन वाली कंपनीज लेके फ़ायदा नहीं है। रिलायंस तो देखो फिर से 3000 तक जाएगा, तो रिलायंस अगर आपको 2400 में 300 में मिल जाता है फिर से, तो उसको ऑब्वियसली एक्यूमुलेट कर ही लेना चाहिए। 2800 तो अब वो नॉर्मली जाता है, तो 3000 तक भी वो अच्छे मार्केट में चला जाएगा। तो गाइज ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा आज मेरा डिस्कशन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो स्टॉक्स बाजी के मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।